फिजिक्स को जो है ना बेसिकली तीन भागों में बांटा गया। पहला क्लासिकल फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में बहुत हाई फाई चीज़ें आ जाएगी। क्लासिकल फिजिक्स का जो लॉ है ना, क्लासिकल फिजिक्स का लॉ है, बट बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको क्वांटम फिजिक्स में थोड़ा अंदर थोड़ा बहुत जाए तो बहुत रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में बिना जाए हुए हम बेटर नहीं कर सकते हैं। तो हमें रटना पड़ जाएगा। रट के तो सवाल हो जाएंगे, उसमें नो डाउट। रटने के बाद वो तो सवाल हो जाएंगे। समझने के लिए थोड़ा अंदर जाएंगे, रटने के बाद सवाल बन सकते हैं। तो उनकी सारी चीज़ों के लिए हमें तीनों फिजिक्स के बारे में कंपैरिजन करना है। उसके तीनों फिजिक्स के बारे में कंपैरिजन करना अति आवश्यक हो जाता है। तो जैसे रिलेटिविस्टिक फिजिक्स जैसे क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। जैसे कि अपन रिलेटिविस्टिक फिजिक्स के पास जाएं। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स जैसे कि अपन बात करते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में फ्रेम से क्या होता है। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। तो जैसे अपन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का नाम सुने होंगे। ये सब चीज़ें हैं। जैसे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि x डैश बराबर x माइनस वी टी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। एक्चुअली में ये आता कहाँ से, ये आता है फ्रेम लेते हैं, दो फ्रेम लेते हैं। जो ज़्यादा अंदर चले जाएंगे तो क्या है कि कुछ उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो एक याद रखिएगा, फ्रेम अगर दो फ्रेम लेते हैं ना तो उसमें से ये रिलेशन निकल के आता है x डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। एक हो जाता है टी डैश इक्वल टू टी माइनस एक्स वी, एक हो जाता है क्या टी डैश इक्वल टू टी माइनस एक्स वी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। चीज़ें मतलब ड्राइव करने के बाद आ जाता है। ड्राइव करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, इस वजह से मैं ड्राइव अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी दिन ड्राइव कर दूंगा इसे। बट मास देखिए, इसमें क्या ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। तो दो फ्रेम लेना पड़ता है, एक फ्रेम को रेस्ट में रखना पड़ता है, एक फ्रेम को रखना पड़ता है, दो वस्तुओं को इसको रेस्ट में वैसे प्रूफ कीजिएगा ना तो इससे उसमें कोई दिक्कत नहीं आ जाता है। बट क्या है कि इतना डीप में अभी मुझे हम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन जैसे करते हैं मास में क्या होता है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में। मास क्या होता है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में, मास स्पीड के साथ चेंज करता है। मास स्पीड के साथ मैंने क्या हुआ ना कि ये चीज़ बताने का मैं पर्पस बताता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्या है कि आज एक अच्छे इंस्टीट्यूट के टीचर से मैं मिला। सर ने मुझे टाइम दिए थे, मैं उससे मिला। तो उसने मुझे इसके बारे में डिस्कस किया, तो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। तो मुझसे कुछ पूछा तो मैंने बताया। बट सर ने मुझे जो बताया ना कि वो थोड़ा सा मुझे लगा कि वो गलत बता रहे हैं। तो थोड़ा लगा क्या वो कंफर्म वो गलत बता ही रहे थे सर ने। तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाता हूँ। तो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स पे थोड़ा सा जाएंगे अंदर, ज़्यादा अंदर नहीं, बस थोड़ा सा अंदर जाएंगे इसमें रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में। इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो अब देखें, जैसे कि मास क्या, अक्सर क्या टीचर या बच्चे जो भी सोचते हैं ना कि मास रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में क्या होता है, मास स्पीड के साथ चेंज करता है। ये बुक लिखता है, बुक में ये लिखा है, सभी टीचर भी बोलते हैं, बहुत सारे टीचर बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मास स्पीड के साथ कैसे चेंज होगा? मास रिलेटिविस्टिक में चेंज नहीं होता है। वह रिलेटिविस्टिक मास अलग चीज़ है। वो जो मास होता है ना रिलेटिविस्टिक मास, वो अलग चीज़ है। और रेस्ट मास क्या है, अलग चीज़ है। किसी भी बॉडी का मैटर है, मान के सपोज दैट करो, किसी भी बॉडी का मैटर है, तो उसका मैटर का तो वही प्रॉपर्टी रहेगा। मैटर में कैसे चेंज आएगा? मैटर का तो वही प्रॉपर्टी रहेगा। मैटर में तो मैटर में चेंज कैसे आएगा? इसलिए मैटर जो है वही है। इसलिए मास जो है ना वो आपको जो कि चेंज कर गया, मास क्या है वो चेंज कर गया। ऐसा नहीं बोलते हैं। बहुत का दिमाग में ये थोड़ा चलता है कि ऐसा नहीं है। आप पढ़िए, उसको ठीक से पढ़िए। वो चीज़ किताब कहना कुछ और चाहता है, जो उसमें बुक में दिया पड़ा है, मैंने नहीं पढ़ा था उसे, तो उसको कहना कुछ और चाहता है। वो ठीक से पढ़िएगा। वो क्या है, वो मास नहीं है। एक्चुअली में जो अपन बोलते हैं ना वो मास नहीं, वो कंस्ट्रक्ट मास है। कौन सा मास है? वो कंस्ट्रक्ट मास है। वो क्या है? कंस्ट्रक्ट मास है बेसिकली।
जो जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे वो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में वो मास नहीं है, एक्चुअली वो क्या है, कंस्ट्रक्ट मास है। तो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में मैथमेटिकली ये मास जो होता है ना रिलेटिविस्टिक में मैथमेटिकली कंस्ट्रक्ट मास है वह मास नहीं है, वो जो एक्चुअली में जो वो मास होता है ना वो मास नहीं, वो कौन सा मास है, कंस्ट्रक्ट मास है। अब अगर जैसे मास अगर वह मास होता तो हम क्लासिकल फिजिक्स में अगर वो मास होता तो हम क्लासिकल फिजिक्स में क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये क्लासिकल फिजिक्स में अपन यूज करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। बट रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। बट रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर नहीं लिख सकते, किसमें, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में। वह कंस्ट्रक्ट मास है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे, मतलब जाएंगे तो ट्वेल्थ के इंटर जो कॉलेज का लेवल जाएंगे तो वहाँ आप पढ़ेंगे मास को मास ही रहने देते हैं, वेलोसिटी में चेंज, मास को क्या रहता है, मास ही रहने देते हैं, वेलोसिटी में चेंज ला देते हैं, मास को मास ही रहने देते हैं, वेलोसिटी में चेंज ला देते हैं। प्रॉपर वेलोसिटी लेकर के उसे डील कर लिया जाता है। यानी कि मास अगर कहा जा रहा है तो वो अगर मास कहा जा रहा है तो मास क्या लेंगे, रिलेटिविस्टिक मास नहीं है। वो कौन सा मास है, अपन जो लेते हैं ना, जैसे मास के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी चीज मास के बारे में जैसे पढ़ते हैं ना, तो वो अपन क्या करते हैं ना, उस मास को कौन सा मास लेते हैं, रिलेटिविस्टिक मास नहीं है, वो कौन सा मास है, वो रेस्ट मास है। एक्चुअली वो मास कौन सा है, वो रेस्ट मास है। मास की जब भी बात करेंगे ना तो रेस्ट मास की अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रेस्ट मास की बात करेंगे। क्लासिकल फिजिक्स में क्लासिकल फिजिक्स में मास होता है, जिसे रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में मास 2 होता है। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में मास 2 होते हैं। पहला रेस्ट मास होता है, दूसरा कंस्ट्रक्ट मास या रिलेटिविस्टिक मास होता है। क्या होता है, कंस्ट्रक्ट मास या रिलेटिविस्टिक मास। मास स्पीड के साथ साथ वेरी करता है, मास स्पीड के साथ साथ वेरी करता है। जैसे अपन E बराबर mc स्क्वायर, m बराबर E बराबर mc स्क्वायर बाद में आएंगे। जैसे अपन पढ़ेंगे m बराबर m नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ये अपन पढ़े होंगे। तो इसमें ये जो मास है ना, ये मास कौन सा है, रिलेटिविस्टिक मास है। कौन सा मास है, ये रिलेटिविस्टिक मास है। रिलेटिविस्टिक मास है या तो कंस्ट्रक्ट मास है, या तो रिलेटिविस्टिक मास है या तो कंस्ट्रक्ट मास। ये जो मास है ना, ये मास कौन सा है, ये रेस्ट मास है। ये कौन सा मास है, ये रेस्ट मास है। इसको ड्राइव मास से इसको जो m इक्वल टू m नॉट रूट अंडर माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर जो है, इसे मास से ड्राइव नहीं करते हैं। इसको ड्राइव मास से नहीं करते, एनर्जी से करते हैं। जैसे कि वर्क पावर एनर्जी में वर्क इक्वल टू चेंज टोटल वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब तो ds मतलब मैथमेटिकली जाएंगे ना तो ये ड्राइव होता है, जो कि अभी मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो ये जो मास है ना, ये मास कौन सा है, रेस्ट मास है। ये कौन सा मास है, ये रेस्ट मास है। और ये कौन सा मास है, ये रिलेटिविस्टिक मास है या फिर कंस्ट्रक्ट मास है। एक्चुअली क्या है कि जिसे m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर जो इसको ड्राइव करेंगे तो ये मैथमेटिकली ड्राइव हो जाता है। मतलब बहुत ही मतलब थोड़ा समय लगेगा वर्क पावर एनर्जी से। इसको जो सोचेगा कोई स्टूडेंट या कोई टीचर बोलते थे कि इसको मास से ही मतलब इसको प्रूव किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। ये मास से नहीं आया, ये एक्चुअली में एनर्जी के थ्रू आया है। ये एनर्जी के थ्रू, एनर्जी से निकालेगा ना तो चेंज इन वर्क डन इक्वल टू चेंज इन टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से f डॉट ds से ऐसे निकालिएगा तो वो निकल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उतना डीप में अपन नहीं जाता है, जितना कि मतलब थोड़ा काम की चीज़ें आ जाए कि आगे की जो चीज़ें हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह में वो रटना ना पड़े। इस वजह से मैंने ये बता रहा हूँ कि वो चीज़ को रटना ना पड़े। यहाँ से समझ थोड़ा सा अंदर जाने से क्या होता है, चीज़ें अगर समझ में आ जाए तो बेटर है ना। रटने से तो कोई फायदा नहीं है, मतलब फायदा है, सवाल तो बन जाएंगे रटने से, नो डाउट सवाल बन जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। बट क्या है कि अगर समझ ले तो अच्छी बात है, उसको समझ लेते हैं तो थोड़ा कम वो करना पड़ता है चीज़ें जल्दी से, मतलब जो चीज़ वो रटने से अच्छा जो समझ लेते हैं ना उसको जल्दी से अपना विजुलाइज कर लेते हैं तो फिर अच्छा रहता है वो सवाल बनाने में। तो ये रहा। तो जैसे कि अपने यहाँ तक बात कर लिए और ये तो बताए दिए m इक्वल टू m नॉट रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर से c स्क्वायर जो होता है ना, ये एक्चुअली में आता कहाँ से है, ये एक्चुअली में आता है वर्क पावर एनर्जी से ड्राइव किया जाता है। जैसे देखिए कि अपन अब क्या है कि अब आगे चलते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई बॉडी है, यही मान के चलो कोई बॉडी है, कोई बॉडी का जो एनर्जी, ये जो इस बॉडी अगर कोई बॉडी रखा पड़ा है, इसकी एनर्जी जो होती है ना तो ये क्या होती है m नॉट c स्क्वायर। इसकी एनर्जी क्या होती है, रेस्ट कोई बॉडी रेस्ट में है, इसकी खुद की जो एनर्जी होती है वो कितने होती है m नॉट c स्क्वायर ये होती है।
इसकी जो पर्सनल बॉडी है, मान के चलो कि जैसे अपन फार्मूला पर ये इक्वेशन तो आप लोग को पता ही होगा, आइंस्टाइन का इक्वेशन ई बराबर एम सी स्क्वायर, ये तो ये इक्वेशन पता ही है ना। ये टोटल एनर्जी है, ये होता है कि क्या होता है टोटल एनर्जी, और ये कौन सा मास होता है रिलेटिविस्टिक मास। और ये तो स्पीड ऑफ लाइट होता है, पता ही होगा आपको लोगों को। जिसका सी का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब क्या है कि जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है, जो बॉडी रेस्ट में है तो उसकी खुद की तो कुछ एनर्जी होती है ना, उसकी खुद की कुछ एनर्जी होगी। कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी खुद की एक एनर्जी होगी, वो जो एनर्जी होगी ना क्या होगी एम नॉट सी स्क्वायर। मान के चलो कि यही बॉडी है, क्या है कि यही बॉडी है, मान के चलो ये बॉडी मान के चलो रेस्ट में है, तो इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी जो एनर्जी होगी क्या होगी एम नॉट सी स्क्वायर, खुद की एक एनर्जी होगी ना। अब मान के चलो कि इसी बॉडी को वेलोसिटी भी दे दी अपन, इस बॉडी को क्या दे दिए वेलोसिटी भी दे दिए। मान के चलो इस बॉडी को अपन क्या कर दिए वेलोसिटी भी दे दी, तो इसकी जो वेलोसिटी दी है कुछ ना कुछ एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आई होगी, हाफ एम बी स्क्वायर। मान के चलो इसको अपन क्या है कि और एक चीज़ और जानते हैं इसमें, इसके आने से पहले कुछ चीज़ और जानते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में, फिजिक्स में क्या एक क्लासिकल फिजिक्स और एक रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में होता क्या है ना, जो वेलोसिटी होती है कोई बॉडी की वो लेस देन किससे होता है स्पीड ऑफ लाइट से। और रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में क्या होता है ना, किसी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है ना वो ग्रेटर देन होता है किससे स्पीड ऑफ लाइट से। तो अगर ये आम जीवन में जो फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं ना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर या फिर एस बराबर यूटी प्लस बी एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब जो अपन फार्मूला पढ़ते हैं वो बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स में, अपन जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स में ही पढ़ रहे हैं। और अगर रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में जब किसी भी पार्टिकल की या किसी बॉडी की वेलोसिटी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट से हो जाए तो अपन किस में आ जाते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से अगर कम रहे तो कौन से फिजिक्स में अपन आते हैं, उसके क्लासिकल फिजिक्स में अपन करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। तो अपन जैसे बात करते हैं कि जैसे कोई बॉडी है, मान के चलो यही कोई बॉडी है, जैसे यही कोई बॉडी है, इसकी वेलोसिटी मान के चलो ये मान लो एक बॉडी है तो इसकी खुद की एनर्जी कितनी होगी एम नॉट सी स्क्वायर। मैंने कुछ देर पहले बताया था जो बॉडी उसकी एनर्जी कितनी होगी एम नॉट सी स्क्वायर। तो मान के चलो इसकी बॉडी की कुछ वेलोसिटी दे दी भी, तो क्या होगा कुछ ना कुछ एनर्जी आया होगा, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो बना होगा ना। जैसे कोई बॉडी है उसको स्पीड दे दी है दी वेलोसिटी से, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम बी स्क्वायर, ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो कि ये क्या है एनर्जी है, ये एनर्जी है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं एम नॉट सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए इक्वेशन सही है या गलत है, मैंने कुछ देर पहले बताया ये इक्वेशन सही है या गलत है। तो जैसे क्या इसका LHS इक्वल टू RHS है, नहीं है ना, इसलिए ये इक्वेशन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो फार्मूला अपन यूज करते हैं ना हाफ एम बी स्क्वायर, ये किसमें करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में यूज करते हैं। अपन किस में यूज करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में यूज करते हैं। और ये क्या एम नॉट सी स्क्वायर किस में है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स का यूज करते हैं। इस वजह से ना LHS ऐसे भी यहाँ अन का मान रखेगा एम नॉट, तो यहाँ क्या है ना कि LHS इक्वल टू RHS नहीं होगा, तो इसलिए क्या ये लिखना अपना गलत है। तो अपन जैसे देखते हैं चेक कर लेते हैं, जैसे अपन चेक कर लेते हैं किसी बॉडी की, तो मान के चलो कि जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ना हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो अपन चेक करते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है या फिर नहीं होता है। चलिए चेक करते हैं। जैसे कि मान के चलो यही बॉडी है, क्या है यही बॉडी है, इस बॉडी की जैसे इसकी खुद की एनर्जी कितनी है, जब ये रेस्ट में है तो इसकी एनर्जी कितनी है, मैंने बताया था एम नॉट सी स्क्वायर, ये होता है प्लस ये एम नॉट सी स्क्वायर। और मान लो इस बॉडी की वेलोसिटी भी दे दी तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आया होगा, कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी आया होगा ना। जैसे कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर अपन क्या लिख सकते हैं एम नॉट सी स्क्वायर माइनस ई, ये लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं एम नॉट सी स्क्वायर माइनस ई को क्या लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और जैसे
एम नॉट सी स्क्वायर माइनस एम को क्या लिख सकते हैं, एम नॉट बटा रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा 1 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये सही है ना, कोई दिक्कत? ई गलत, सॉरी, यहाँ पे ई इक्वल टू प्लस हो जाएगा ना, ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर होगा ना, प्लस एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। सो मैंने ये गलत कर दिया था, यहाँ पे ई इक्वल टू, यहाँ ई इक्वल टू जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर होगा ना, तो माइनस एम नॉट सी स्क्वायर तो -1 प्लस ये आ गया, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर अपना कितना आया, काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना आया, काइनेटिक एनर्जी बराबर आया एम नॉट सी स्क्वायर 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर -1, यही आया ना अपना। तो अपन देखिए ये एम नॉट सी स्क्वायर में, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के पावर -12 लिख सकते हैं, -1 यहाँ लिख सकते हैं। अब उसमें बाइनोमियल इक्वेशन, इसमें अब बाइनोमियल इक्वेशन लगाते हैं, 1 प्लस एक्स के पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स होता है, यही होता है ना बाइनोमियल इक्वेशन अपना। तो ये जैसे कि एक्स जो बहुत छोटा हो, तो यहाँ क्या एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1, ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर -1, तो क्या -1 कट गया, तो ये क्या बचा एम नॉट सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटा, और ये जो यहाँ पे हाफ रहा, ये हाफ आएगा ना, यहाँ पे हाफ तो आएगा ही, यहाँ हाफ आ जाएगा ना, तो ये हाफ बचा सी स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। क्या काइनेटिक एनर्जी बराबर इतना आया, यही आया ना। क्या ये अब ये इक्वेशन सही है, इससे पहले वाला इक्वेशन क्या थी, गलत थी, कि अभी जो अपन प्रूव किए ये सही है ना, ये सही है, एम नॉट काइनेटिक एनर्जी एम नॉट हाफ एम नॉट वी स्क्वायर, कोई दिक्कत? यहाँ तक यही चीज़ें थी, मतलब जो मुझे आज एक टीचर से मिला था ना, तो वो टीचर मुझे कुछ गलत बताया, तो इस वजह से मुझे लगा कि नहीं इस पर कुछ वीडियो बनाना चाहिए। इस वजह से मैंने ना, वो जो कि अच्छे कोचिंग के टीचर थे, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे कोचिंग के टीचर थे, जो कि जेई के बच्चे को पढ़ाते थे, आईआईटी जेई के बच्चे को टीच करते थे। आज से बोल रहे थे लगभग 20-25 साल का एक्सपीरियंस टीचर थे, ऐसे बोल रहे थे। मुझे तो खुद बताया कि मैं 20-25 साल से पढ़ा रहा हूँ आईआईटी जेई का, तो उससे डिस्कस हो रही थी ये बातें ना, तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। मतलब कहाँ से क्या होता है नहीं होता है, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में ज़्यादा अंदर अपन नहीं गए हैं, मतलब जो चीज़ होते हैं समझने भर की बातें ना, वही अपन करते हैं। जैसे कि अपन और देखते हैं कि जैसे काइनेट, ये क्या है, इफ v लेस देन c हो, देन तब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम नॉट वी स्क्वायर लिख सकते हैं। कुछ देर पहले अपन चेक किए थे ना इसे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। तो ये बातें थी यहाँ पे। तो अब जैसे कि आप लोग सोचिएगा इस चीज़ को कि हॉटर बॉडी का मास ज़्यादा होता है या फिर कोल्डर बॉडी का, ये चीज़ का आप सोच के कमेंट कीजिएगा। तो जो कॉन्सेप्ट बताएं, इस कॉन्सेप्ट में जो मैंने सिखाया है, इस कॉन्सेप्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हॉटर बॉडी और कोल्डर बॉडी में किसका मास ज़्यादा होता है, ये चीज़ आप लोग बताइए। थैंक यू। यहीं पे आज के लेक्चर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।